नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह, शांति एंटी हॉस्पिटल बहरोड से। आज हम डिस्कस करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस दो तरीके का होता है। जैसे कि पहला तो होता है सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, दूसरा होता है पेरिनियल राइनाइटिस। सीजनल वो होता है जिसके अंदर मौसम चेंज होने से, जो सीजन चेंज होने के अनुसार जो है उसमें एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं। दूसरा पेरिनियल, जिनको पूरे 12 के 12 महीने एलर्जी की दिक्कत रहती है, उस चीज़ को बोला जाता है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। अब इसमें एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहता है कि एलर्जिक राइनाइटिस जो रहेगा उसके अंदर एक्सेसिव स्नीजिंग होगी, बहुत ज़्यादा छींके आना, नाक से पानी आना, और कभी कभी जो है सर दर्द होना, नोज़ ब्लॉक ज़्यादा होना, जिससे रूटीन एक्टिविटी हैम्पर ज़्यादा होती है। और जो कॉमन कोल्ड होता है उसके अंदर नोज़ ब्लॉक भी हो सकता है। सिम्टम्स कुछ लगभग सेम सिमिलर ही रहते हैं, बट वो लिमिट में रहते हैं। बहुत ज़्यादा छींकें नहीं आएंगी या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं आएंगी, वो पूरा दिन ऐसा ही रहता है और वो 5 से 7 दिन में लगभग ठीक हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड के नॉर्मली वायरल फैक्टर रहता है कि वायरल के कारण होता है। कभी कभी जो रहता है उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। पर हम आज बात कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, तो आज एलर्जिक राइनाइटिस ही डिस्कस करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर अब इसके कॉमन रीजन क्या होते हैं। सबसे कॉमन कारण होता है हाउस डस्ट। जो डस्ट जो रहती है बाहर उड़ने वाली डस्ट नहीं होती है। ये जो डस्ट जहाँ हमारे घर में धूल मिट्टी जो उड़ती है, कपड़ों पे जो जमा रहती है, या झाड़ू हम निकालते हैं, या फिर टेबल की जो सफाई वगैरह आजकल हम दिवाली के टाइम जो सफाई कर रहे हैं, उसकी जो सफाई की वजह से जो डस्ट, बारीक डस्ट रहती है, वो जो होती है वो एलर्जिक का कारण बनती है। दूसरा सबसे कॉमन कारण है मौसम का बदलाव, जिसे एनवायरनमेंट चेंज कहा जाता है। जैसे सडनली चेंज हो जाए, अभी मौसम ठीक है, थोड़ी देर बाद बारिश का मौसम हो जाता है या उमस हो जाती है, या कभी कभी जैसे अभी सुबह के टाइम ठंड रहती है, दिन में गर्मी रहता है, तो ये एलर्जी का कारण बनती है, क्योंकि टेम्परेचर बदलाव। तीसरा होता है उसके अलावा डॉग्स वगैरह जो हाउस पेट्स होते हैं वो हो जाते हैं। कुछ फूड्स होते हैं, फूड आइटम, जिनको किसी चीज़ से, खाने पीने से एलर्जी होने लग जाती है। वो हर एक आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है। ये हम पर्टिकुलरली हम बता नहीं सकते कि किस आदमी को किस चीज़ से एलर्जी होगी। उसके लिए जांचें रहती हैं। और उसके बाद आता है कुछ ड्रग्स भी होती हैं जो एलर्जी का कारण बनती हैं। अब इन सब चीज़ों को अब हम कैसे जांच क्या किया जाए। अब ये तो एलर्जिक राइनाइटिस के कारण हो गए, सिम्टम्स हो गए, और अब इसकी जांच क्या करी जाए। जांच के लिए क्या है, ज़रूरी क्यों हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे करके एलर्जिक राइनाइटिस जो रहता है, एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जिक अस्थमा में बदल जाता है। एलर्जिक अस्थमा क्या होता है कि एलर्जिक अस्थमा धीरे धीरे करके सांस में भी दिक्कतें होने लग जाती है छींके के साथ साथ। तो 30% केसेज ऐसे होते हैं जिनके अंदर लॉन्ग टर्म में जाकर के एलर्जिक राइनाइटिस एलर्जिक अस्थमा में बदल जाता है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिगेशंस में आ जाते हैं नॉर्मल IgE लेवल का चेकअप कराना अपना ब्लड के थ्रू, एलर्जन का टेस्ट करवाना, और जो है किस किस चीज़ से एलर्जी प्रोफाइल जो रहती है वो टेस्ट करवाओ। सबसे उसमें बेस्ट रहता है कि स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिसके थ्रू आप अपने एलर्जी टेस्ट करवा सकते हैं, जो ज़्यादा ऑथेंटिक भी रहता है। उसके बाद अब हम पहुँचते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए इलाज के लिए। तो इलाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको एलर्जन अवॉइडेंस कैसे किया जाए कि हम बार बार, जैसे एलर्जी होने का रीज़न क्या है कि हम किसी चीज़ से सडनली एक्सपोज हो रहे हैं जिसके प्रति हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो यदि हम बार बार उस चीज़ से एक्सपोज होते रहेंगे तो हम उस चीज़ से बच सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि अवॉइडेंस करना पड़े। एक्सरसाइज जो रहती है, आप कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे कि स्वेटिंग ज़्यादा हो, पसीना ज़्यादा है, सांस तेज अंदर बाहर हो, तो जो एलर्जेंस अंदर जाएं भी तो वॉश आउट होकर के बाहर निकल जाएं, जिससे हमारा बॉडी रिएक्ट भी करे तो उसको तुरंत बाहर भी निकल जाए। तो कोई भी एक्सरसाइज करना आप शुरू करें जिनको भी लंबे समय से एलर्जी रहती है, और प्रेफरेबली वो एक्सरसाइज करें जिनके अंदर पसीना आए और स्वेटिंग हो, दोनों चीज़ें करें। जैसे कि रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया। यदि वो पॉसिबल नहीं है तो योगा आप कर सकते हैं। दूसरा है कि अपन इसके अंदर, ये तो हो गया एक्सरसाइज के थ्रू। दूसरा अवॉइडेंस में ये आ जाते हैं जिन जिन चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है उस चीज़ से आप बचाव रखें, उन चीज़ों का अवॉइड करें, नहीं खाएं। थर्ड चीज़ पे आ जाती है फार्मेकोथेरेपी, मतलब दवाइयाँ। दवाइयों में क्या रहता है कि 3 तरीके की दवाइयाँ होती हैं। एंटीहिस्टामिनिक्स होती है, एंटी ल्यूकोटोरिन्स होती हैं, और इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं।
तो इनका आप डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज करवाएं। और लास्ट में है आजकल यूज़ हो रही है इम्यूनोथेरेपी, वो भी आप करवा सकते हैं, पर थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट होता है। तो ये आज की जानकारी थी। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।